अमीर बहू ने भरा सोने चांदी से पुल वाला झोपड़ी ससुराल। अरे बहन, सुना है तुम्हारे घर में सब कुछ सोने चांदी का है, हम बस वही देखने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। पहली बार हमारे इस फूल वाले झोपड़ी के घर में मेहमान आए हैं। आना ही था, पूरे गांव में ये फैला हुआ है कि झोपड़ी के घर में सोना चांदी। आखिर हम भी देख लेते हैं कैसा सोना चांदी है। गांव की औरतें जब घर के अंदर आती हैं तो देखकर हैरान हो जाती हैं। सोने चांदी का फर्नीचर, रसोई में सोने चांदी के बर्तन, हर तरफ सोना चांदी था। बड़ा मोटा हाथ मारा है तुम लोगों ने, आखिर इतना सोना चांदी आया कहां से? झोपड़ी के अंदर में चारों तरफ सोना चांदी चमक रहा है, इनकी तो लॉटरी निकल गई। ये सारी बातें सुनकर दुर्गेश्वरी उदास हो जाती है, लेकिन आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक पल के ऊपर बनी झोपड़ी के ससुराल में सोना चांदी कहां से आया। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से समझते हैं। अरे यार, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं किसी लड़के से फोन पर बात करना ही नहीं चाहती। देखो मेरी बात सुनो, कब तक एक लड़के के बारे में सोचती रहोगी? आगे बढ़ो यार, ये छोटी सी जिंदगी नहीं, बहुत बड़ी जिंदगी है। अपनी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग करो, उसके बारे में मत सोचो। सेजल की ये बातें सुनने के बाद प्रेरणा अपना फोन काट देती है और चुपचाप अपनी किताब पढ़ने लगती है। उधर दूसरी तरफ गांव में मोहित राशन वाले की दुकान पर से राशन लेने लगता है। इस बार उधार दे दो, अगली बार उधार नहीं लेने आऊंगा, बल्कि पैसे लेकर आऊंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, चला जा यहाँ से। पहले ही कितना सारा उधार करके रखा है तूने। मोहित बहुत परेशान था, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, घर में परेशानियां थी, किसी ने कई दिनों से कुछ खाया तक नहीं था। वो जब घर वापस आया, भैया कुछ खाने के लिए लेकर नहीं आए? मैं तो आपके इंतजार में बैठी थी, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं क्या करूं, मुझे कहीं से पैसे ही नहीं मिले और किसी ने मुझे उधार भी नहीं दिया। ऐसे में मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आज सुबह भी कई सारे लोग कर्ज मांगने आए थे बेटा। माँ आप चिंता मत करो, एक न एक दिन मैं सबका कर्जा उतार ही दूंगा। उस रात पूरा परिवार भूखा प्यासा पानी पीकर ही सो जाता है। रात को अचानक से उनके घर पर पथराव शुरू हो जाता है। एक पत्थर आकर दृष्टि के सर पर लगता है और वो रात के समय रोने लगती है। आई माँ, बहुत जोरों से लगी है। दुर्गेश्वरी जब नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के सर से खून निकल रहा होता है। अरे ये क्या कर दिया, किसने मारा ये पत्थर? हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? ये देखते ही मोहित रोने लगता है। ये सब मेरे चलते हो रहा है, मैंने लोगों से कर्जा लिया हुआ है। आज मेरे परिवार के ऊपर भी बात आ गई। माँ मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कर्जा वाले इसी तरह हमें परेशान करते रहेंगे। बेटा लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाएंगे माँ, कहीं तो हमें जगह मिलेगी। मोहित ऐसा कहने के बाद आधी रात के समय अपनी माँ और अपनी बहन के साथ थोड़ा सामान जो जरूरत के हिसाब का होता है उसे पैक कर लेता है और अपनी माँ बहन के साथ अपने गांव को छोड़कर कर्ज से भागकर दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। भैया मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कुछ देर आराम कर लेते हैं यहीं बैठकर, थोड़ी देर में तो सुबह ही हो जाएगी। सभी एक साथ जंगल में बैठ जाते हैं, जहाँ दुर्गेश्वरी रोते हुए अपने बेटे से कहती है, अगर तुम्हारे पिता ने ऐसा कोई गलत कदम उठाया ना होता तो शायद ऐसा ना होता। किसी और के चलते उन्होंने हमें छोड़ दिया और किसी और औरत के साथ गांव छोड़कर चले गए और बचपन में ही तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा माँ। कुछ घंटे बाद सवेरा हो जाता है और वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। चलते हुए वो दूसरे गांव में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अपने लिए कोई जगह नहीं मिलती। यहाँ किराए के मकान तो बहुत महंगे हैं, हम कहाँ जाएंगे माँ? कहाँ जाएं बेटा? माँ, बेटा और बेटी चलते चलते गांव के एक पुल पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी होती है। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर शायद कोई दिख नहीं रहा। अगर वहाँ कोई रहता होगा तो फिर चले जाएंगे वहाँ से कहीं और। इस तरह गरीब परिवार वहाँ पर आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं होता, एक टूटी सी झोपड़ी के अलावा। बस अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और कहीं जाने की, यहीं पर रात गुजारेंगे। दृष्टि के इस तरह कहते ही अब मोहित काम के बारे में सोचने लगता है। जब तक अब मुझे काम नहीं मिल जाएगा तब तक इस घर का आसरा लेना होगा। मुझे कहीं न कहीं काम ढूंढना होगा। मेरी बहन बस थोड़ा सा सब्र करो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए कहीं से खाना लेकर आने की। मोहित गांव की हर एक दुकान पर भीख मांगना शुरू करता है। भीख मांगने के बाद भी उसे कोई भीख में कुछ नहीं देता। भले ही मुझे काम करवा लो, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मेरी माँ और मेरी बहन भूखी हैं।
एक समोसे वाला उसकी मजबूरी सुनकर उसे अपने यहाँ काम दे देता है। इसके बदले वह उसे 3-4 समोसे दे देता है। वह समोसे लेकर पुल पर बनी झोपड़ी पर लेकर आता है। आज अपना ये काम चला लो, कल मैं शहर की तरफ जाऊंगा और वहां जाकर कोई नौकरी देखूंगा, फिर मैं पैसा कमाऊंगा और सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। अगले दिन जब सवेरा होता है, सवेरा होते ही मोहित गांव से शहर जाता है और हर बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल में, शॉपिंग सेंटर्स में अपने लिए नौकरी ढूंढता है। सर, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरी एक छोटी बहन है, गरीब माँ है, उनका मुझे ही करना है। आप मेरी मजबूरी को समझो। हमारे यहाँ हम भिखारी को नौकरी नहीं देते, चले जाओ यहाँ से। इस तरह कई दिनों से कई कंपनियों से उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। बेचारा मोहित धक्के खा खाकर यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। कहीं भी नौकरी नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोहित सड़क से गुजर रहा होता है, तभी सड़क पर अचानक से प्रेरणा की गाड़ी आती है और वह गाड़ी के शीशे से मोहित को देख लेती है। वह एकदम से ब्रेक मारती है और गाड़ी रोक देती है। अरे, ये तो मोहित है, मेरा बचपन का प्यार, जिसे मैं शुरू से प्यार करती हूँ। आज आखिर में मुझे वो मिल ही गया। प्रेरणा गाड़ी से बाहर उतरती है और मोहित के पास आती है। मोहित, तुम यहाँ सड़क पर क्यों भटक रहे हो? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मोहित प्रेरणा को अपने ऊपर बीती सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर प्रेरणा को बहुत दुख होता है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें रख लो। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। देखो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इन पैसों को रख लो। मजबूरियों के सामने बेचारा मोहित झुक जाता है और वो पैसे ले लेता है। उन पैसों से वो अपने घर खाना लेकर जाता है। अगले ही दिन प्रेरणा मोहित की अपने पिता की कंपनी में नौकरी लगवा देती है। अब से तुम यहाँ नौकरी करना, और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बात की है, तुम्हें पहले ही आधी सैलरी एडवांस में मिल जाएगी, जो तुम्हें घर चलाने में काम आएगी। अब मोहित के पास कुछ पैसे भी आ गए थे, वो घर में राशन डलवा देता है। इसी के साथ वह मेहनत से कंपनी में काम भी करता रहता है, जिसके चलते उसके घर की कुछ परेशानियां ठीक होने लगती हैं और उसके घर में 2 वक्त का खाना भी बनने लगता है। एक दिन प्रेरणा अपने दिल की बात मोहित से कह देती है। मोहित, तुम्हें पता है मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से हम एक साथ पढ़ते हुए स्कूल के बाद कॉलेज तक गए, लेकिन तुम्हें बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई और एक दिन अचानक तुम गायब भी हो गए। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आज तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम कितनी अमीर हो, मैं तुम्हारे मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अपनी टक्कर का कोई लड़का ढूंढो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कोई नहीं चाहिए। इतने सालों से मैंने किसी आदमी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरे दिमाग में आज तक कोई चला ही नहीं है। क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार? तुम सोच भी नहीं सकते जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रेरणा की बातें सुनने के बाद मोहित शादी के लिए तैयार हो जाता है। वो एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे एक दिन का समय दो। मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकती, मुझे अपने पिता से बात करनी है। ऐसा कहने के बाद प्रेरणा वहां से अपने घर चली जाती है, जहां वो अपने पिता को अपने प्यार के बारे में बताती है। पिताजी, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उससे शादी कर ली है, बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, पर मैं तुम्हें धूमधाम से विदा करूंगा, ऐसे नहीं। शेखर अगले दिन अपनी बेटी को धूमधाम से विदा करता है और साथ में वह अपनी बेटी को खूब सारा सोना चांदी, गहने, सोने चांदी के बने फर्नीचर, रसोई के लिए सोने चांदी से बने बर्तन देता है। पिताजी, आपने क्या किया? इतना सारा सोना चांदी का फर्नीचर, गहने और बर्तन तक आपने मुझे सोने चांदी में बनवा कर दिए। मैं ये सब नहीं लेकर जा सकती। बेटी, तुम मेरी बेटी हो और बेटी की शादी में पिता का दान बहुत बड़ा होता है। मुझसे ये हक मत छीनो, इसे मेरा आशीर्वाद और प्यार समझ कर ले जाओ। अपने पिता का दिया हुआ सारा दहेज लेकर सोने चांदी से बना हुआ सामान वो अपने पति के पुल पर बनी झोपड़ी में ले आती है। अब झोपड़ी में चारों तरफ सोना चांदी ही दिखाई दे रहा होता है। कहाँ तो एक गरीब की झोपड़ी में कुछ नहीं था, लेकिन आज गरीब की झोपड़ी में रसोई में सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी से बना बेड और फर्नीचर हर तरफ दिखाई दे रहा होता है। बहू, तुमने आकर हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। तुम बहू नहीं, धनलक्ष्मी हो। इस तरह जहां वो लोग परेशानियों से जूझ रहे थे, वहां अब उनके पुल पर बनी झोपड़ी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब गरीब परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। अरे बिटिया, जरा 2 गर्मा गर्म पूरी देना इधर। मुझे 1 कटोरी गाजर का हलवा दे दो और साथ में ये मीठे चावल। ये लीजिए काका, आपकी गर्मा गर्म पूरियां, और काकी आपके मीठे चावल और गाजर का हलवा। कुछ भी कहो सुरेंद्र भाई साहब,
आपकी ये छोटी बहू है तो बड़ी कमाल की। किस तरह इसने दावत का प्रबंध किया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी पेड़ घर के अंदर बैठकर इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म दावत खाएंगे। और नहीं तो क्या, मुझे तो ये दावत का खाना बहुत पसंद आया। ऊपर से ठंड के मौसम में इतनी गर्म जगह पर गर्मा गर्म खाना खाने का अलग ही मजा है। आखिरकार क्यों ये सभी गांव वाले इस पेड़ घर के अंदर बैठकर दावत के खाने का लुत्फ उठा रहे थे, आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। भाभी, और कितनी रस्में बाकी है? मेरी तो ठंड से कपकपी छूट रही है। आज तो सच में काफी ज्यादा ठंड हो रही है। अरे माया, मुझे मेरी देवरानी का ठीक से गृह प्रवेश तो करने दो। आखिरकार मेरी भी देवरानी आ गई है। अरे बहू, प्रवेश तो होता रहेगा, जरा गर्मा गर्म चाय पिला दे। इस ठंड में तो चाय से ही अब सुकून मिलेगा। पिताजी, आपको चाय पीनी है ना? मैं आप सबके लिए चाय बनाऊं? मैं बहुत स्वादिष्ट चाय बनाती हूँ। मेरे मायके में भी सभी को मेरे ही हाथ की चाय पसंद है। मनीषा की बात सुनकर उसकी 4 महीने की गर्भवती जेठानी जूही उसे चूल्हे के पास ले जाती है और चाय का सारा सामान लाकर दे देती है। मनीषा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाती है, जो उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आती है। मनीषा बहू, तू तो सच कह रही थी। सच में ये चाय तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। इसे पीकर तो बिल्कुल ठंडी ही गायब हो गई। आज के बाद मनीषा, तुम ही हम सब के लिए रोज चाय बनाना। मनीषा अपने ससुराल वालों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। किराए के मकान में रहकर भी ये पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। वहीं आशीष और उसका बड़ा भाई जतिन एक फैक्ट्री में काम करके ठीक ठाक अपने घर का गुजारा चला लिया करते थे। वैसे मनीषा बहू, विमला बहन ने अपने पोते के जन्मदिन पर कितनी अच्छी दावत रखी थी ना। सारा खाना कितना स्वादिष्ट बना था। सभी गांव वाले बिल्कुल खुश होकर गए हैं। वो तो है, लेकिन माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम भी जूही भाभी के गर्भवती होने की खुशी पर गांव वालों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाएं। दावत का खाना मैं ही बनाऊंगी। इससे हमारा नाम भी हो जाएगा और भाभी और उनके होने वाले बच्चों को काफी दुआएं भी मिलेंगी और गिफ्ट भी। वैसे बहू, तू कह तो ठीक रही है। दावत के बारे में तो मैंने भी सोचा था। चल, इस बारे में पहले तेरे ससुर जी से बात करूंगी। घर में सभी को मनीषा का दावत का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब सुरेंद्र, आशीष और जितेंद्र मिलकर पूरे गांव भर में दावत का न्योता दे आते हैं। और अब पूरे 2 हफ्ते बाद मनीषा के ससुराल में गांव वालों की दावत होती है। सभी लोग दावत में क्या क्या बनेगा इस बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां उनका मकान मालिक आता है। अरे आप यहाँ, वो भी इस वक्त? इस महीने का किराया तो हमने समय पर दे दिया था और बिजली पानी का बिल भी हमने भर दिया था। जी, मैं किराया बिल के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल इस महीने मेरे बेटे की शादी तय हुई है और मेरे खानदान से काफी सारे मेहमान आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दें, ताकि मैं अपने मेहमानों को यहाँ रख सकूं। आप ये क्या कह रहे हैं? एकदम से हम लोग घर कैसे खाली करेंगे? ऊपर से हमारी बहू भी पेट से है, ठंड का मौसम भी है। अरे जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन क्या करूं भाई साहब, मेरी बेटी का रिश्ता भी अचानक तय हो गया और लड़के वाले चाह रहे हैं कि इसी महीने शादी हो जाए। अब इतने सारे मेहमानों को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। आप जल्दी घर खाली करवा दीजिए। आशीष, जतिन कई सारी जगह पर किराए के मकान ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं किराए का मकान नहीं मिलता। और अगर मिलता भी तो इसका किराया इतना ज्यादा था कि वो लोग चाहकर भी नहीं दे सकते थे। 2 दिन हो जाते हैं। अब पूरा परिवार अपना सारा सामान लेकर ठंड में दर दर भटकने लगता है और जंगल के पास जाकर एक तिरपाल लगाकर उसमें रहने लगता है। बहुत ठंड लग रही है। देखो, ओस भी गिरने लग गई है। अच्छू, 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 अच्छू। आप तो बहुत ज्यादा कांप रही हैं। एक काम करिए, आप मेरी शॉल ओढ़ लीजिए। सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। वहीं अब सभी के पेट में भी भूख के मारे चूहे कूदने लगे थे, जिसके चलते मनीषा माया के साथ पास ही के जंगल में कुछ फल लेने के लिए जाती है। दोनों नंद भाभी जंगल से फल लेकर वापस लौट रही होती हैं कि तभी माया की नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है। उस पेड़ में अंदर जाने का एक रास्ता बना हुआ था। अरे भाभी, जरा ये पेड़ तो देखिए, कितना अजीब सा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जगह का दरवाजा बना हो इस पर। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। दोनों नंद भाभी जैसे ही उस पेड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो पेड़ अंदर से काफी ज्यादा बड़ा है। साथ ही हल्की सी खुदाई करने पर भी काफी सारी जगह बन सकती है। माया, ये जगह तो सच में अंदर से काफी ज्यादा बड़ी है। चलो इस बारे में सभी को बताते हैं। मनीषा माया जल्दी से घर वालों के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताकर उन्हें उस पेड़ के अंदर ले आती हैं।
अरे मनीषा, ये तो बिल्कुल किसी घर की तरह ही लग रहा है। बस फर्क इतना है कि मामूली घर ईंट पत्थर के बने होते हैं और ये एक पेड़ घर है। हाँ भाभी, सही कहा आपने। आज के बाद ये हमारा पेड़ घर है और जब तक हमारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता हम इस पेड़ घर के अंदर ही रहेंगे। पूरा परिवार उस पेड़ घर के अंदर अपना बसेरा कर लेता है, लेकिन सुरेंद्र अभी भी दावत को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। हमने सभी गांव वालों को दावत का न्योता दे दिया है। अगर हम उन्हें दावत पर नहीं बुलाएंगे तो पूरे गांव भर में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हमारी भी तनख्वाह मिलने में अभी काफी समय है, हम क्या करेंगे? आप लोग इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना कुछ जुगाड़ करूंगी और दावत का इंतजाम करूंगी। आप लोगों की बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होगी। जिन जिन लोगों के खेत थे, मनीषा उनके खेतों में जाकर कुछ न कुछ काम करती है। अरे ये लो मनीषा बहू, तुम्हारी आज की कमाई पूरे 100 रुपए है। नहीं काका, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इन पैसों के बदले आप मुझे अपने खेत से सब्जियां दे दीजिए। उन पैसे के बदले मनीषा को खेत वाला अपने खेत से काफी सारी सब्जियां दे देता है, जिसे ले जाकर मनीषा अपने पेड़ घर के अंदर रख देती है। ये देखिए भाभी, ये मशरूम है ना, हमारे दावत के खाने में ये मशरूम भी काफी हमारी मदद करेगा। मनीषा ने जुगाड़ से सब्जियों का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन अभी भी काफी सारी चीज बाकी रह रही थी। अरे माँ जी, ये तो राशन कार्ड है ना, लेकिन आप लोग सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन क्यों नहीं लेकर आते हैं? इसे बनवाए हुए काफी साल हो गए हैं, ना जाने ये चालू भी होगा या बंद हो गया होगा। मनीषा उस राशन कार्ड को लेकर राशन वाले के पास जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो राशन कार्ड अभी भी चालू है और अब मनीषा उस राशन कार्ड की मदद से सरकार की तरफ से मिलने वाला गेहूं और आटा ले आती है और वहीं लोगों के तबेले की सफाई करती है। और मनीषा दूध लाकर उससे ही घर में घी, मक्खन, दही और पनीर बना लेती है। खाने पीने के सामान का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन प्लेट्स का क्या होगा? उन्हें खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। मनीषा इतना बोल रही होती है कि तभी माया हाथों में पत्तों के बने हुए प्लेट लेकर आती है। देखिए भाभी, मैंने बाहर से पत्तों को इकट्ठा करके उनसे ये प्लेट्स बनाए हैं। अगर तुम ना होती तो ये सब मैं अकेले कैसे करती। वक्त गुजरता है और आज दावत का दिन होता है। मनीषा अपनी नंद माया के साथ बैठकर अपनी जुगाड़ से इकट्ठा किए गए सारे सामानों से दावत के पकवान बना रही थी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या क्या बना रही हो? मैं सब बना रही हूँ। अब तो बस आप जाकर गांव वालों को बुला कर ले आइए। थोड़ी देर में सभी गांव वाले दावत के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ घर के बाहर पहुंचते हैं। ये क्या आशीष बेटा, तू हमें इस पेड़ के अंदर ले जा रहा है? अरे तू तो कह रहा था कि तू हमें दावत में लेकर जा रहा है। सरपंच जी, ये पेड़ नहीं बल्कि हमारा पेड़ घर है और दावत भी इसी के अंदर होगी। एक बार आप चलिए तो सही। जहां थोड़ी देर पहले सभी लोग ठंड से कांप रहे थे, वहीं अब उस पेड़ घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें गर्मी महसूस होने लगती है। सभी अब जमीन पर बैठ जाते हैं और मनीषा माया के साथ मिलकर सभी को अपने जुगाड़ से तैयार किया हुआ दावत का खाना परोस रही होती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। मनीषा बहू, तुमने तो बड़े लजीज पकवान बनाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ घर के अंदर बैठकर हम लोग कभी दावत खाएंगे। लता जी, आपकी ये बहू सच में बड़ी समझदार और कमाल की है। तूने अपनी सूझबूझ और जुगाड़ से पूरे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत रख ली। अब मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। पूरे गांव वाले उस पेड़ घर के अंदर बैठकर कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म खाने का मजा लेते हुए मनीषा की तारीफ करते हैं। वहीं अब सभी को यह पता चल जाता है कि मनीषा काफी अच्छा खाना बनाती है, जिसके चलते मनीषा को अब कोई भी दावत हो और शादियों का ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते मनीषा जल्दी पैसे जोड़कर अपने परिवार के साथ उस पेड़ घर से निकलती है और एक अच्छे घर में रहने लगती है। और इसी के साथ मनीषा खाना बनाने का काम भी जारी रखती है।